इस तरह का भी कर सकता है और करता है। जैसे आप देखिए चाइना जब अपना तो यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिका उसको इसलिए कि इंडिया में जो पेइंग कैपेसिटी है वो डिफरेंट है यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज के मुकाबले। Am I clear? Any doubts? Any doubts? No, sir. जी, अब आप आइए, एक और सिचुएशन है जो है इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। जॉन रॉबिन्सन, इन्होंने, ये महिला है, JOAN, जॉन, वो JOHN वाला नहीं, JOAN, दिस इज मिसेस जॉन। 1933 में उन्होंने एक किताब लिखी और वो लिखा उन्होंने कि इकोनॉमिक्स ऑफ जॉन रॉबिन्सन ने एक किताब लिखी और वो इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन इन इंग्लैंड। इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन इन इंग्लैंड। और एक और किताब आई थी उसी समय अमेरिका में, उसी के आसपास, ये लिखी थी प्रोफेसर चैम्बरलिंग ने, प्रोफेसर चैम्बरलिंग, LING, इन्होंने लिखी थी। उनकी किताब का नाम है थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक competition in America. So in the same period, one book was published in England and the other book was published in America. और इन दोनों का जो फोकस था, वो फोकस ये था कि कई बार ऐसा होता है कि परफेक्ट कंपटीशन, जब मोनोपोली होती है तो परफेक्ट कंपटीशन नहीं होता है बल्कि इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है। और इम्परफेक्ट कंपटीशन भी मोनोपोली की एक निशानी है। इम्परफेक्ट कंपटीशन का मतलब है कि जैसे मान लें आप, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि कोई एक ब्रांड है, बड़ा ब्रांड है, हमारे यहाँ भी बहुत सारे बड़े ब्रांड हैं जो अपनी चीजें बेचते हैं हमारे मार्केट में, इंडियन मार्केट। अब वो जो ब्रांड है, उस ब्रांड की कुछ खासियत है जिसके कारण हम उसे खरीदना पसंद करते हैं। एंड सम पीपुल गो फॉर इट जस्ट बिकॉज द नेम ऑफ द ब्रांड एंड दे लाइक इट। सो थ्रू एडवर्टीजमेंट्स और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनकी मार्फत एडवर्टाइज करके, परसू करके अपने बायर्स को, और वो ये मन में बैठा देते हैं कि ये ब्रांड जो है, ये ब्रांड सबसे अच्छा ब्रांड है इस कैटेगरी। अब जब वहां लोग खरीदने जाएंगे तो कोशिश करेंगे कि वो ब्रांड मिले, अगर थोड़े से डिफरेंस से भी वो ब्रांड मिलता है तो उसको खरीदना पसंद करेंगे, बजाय वो एक इंफीरियर, जिसको वो इंफीरियर समझते हैं, उस इंफीरियर प्रोडक्ट के। ये उसी कैटेगरी में है लेकिन बहुत क्लोज नहीं है उस ब्रांड के। जैसे लेवाइस है, पैंट ट्राउजर लेवाइस का, या फिर वान हुसैन है। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं, मार्क्स स्पेंसर है। अब इस तरह के जो ब्रांड्स हैं, इन ब्रांड्स को जब आप खरीदते हैं
तो आप अपनी प्रेफरेंस तय करते हैं। तो ये जो कंपटीशन है वहां, वो कंपटीशन इनपरफेक्ट कंपटीशन है। जब एक ही कैटेगरी में बहुत सारी, जैसे आप देखिए ऑयल का मार्केट, एडिबल ऑयल, आई मीन एडिबल ऑयल के मार्केट में आप कंपटीशन देखेंगे तो कट थ्रोट कंपटीशन है। वहां कोई 110 रुपए का 1 लीटर का पाउच है, कोई 115 रुपए का है, कुछ वहां वो बहुत नहीं बढ़ा सकते। बहुत बढ़ाएंगे तो उनको साबित करना पड़ेगा कि ये हमारा बहुत अच्छी क्वालिटी है और डिफरेंट है, वो फिर एक अलग कैटेगरी बन जाती है। इसलिए परफेक्ट कंपटीशन होता है वहां, और ज्यादा कंपटीशन होता है जहां क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं। और कोई अगर ब्रांड बन जाए, वो हमारी प्रेफरेंस बन जाए, बायर्स की प्रेफरेंस बन जाए, तो स्थिति एक दूसरी होती है, और वो इम्परफेक्ट कंपटीशन उसको कहते हैं। और इसमें कई सिचुएशन है। एक सिचुएशन है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जैसे मोनोपोली है लेकिन कंपटीशन है, बहुत क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है लेकिन दूर का सब्स्टिट्यूट है, लेकिन लोगों को लगता है कि वो इंफीरियर है, उसके भी बायर्स हैं। लेकिन जो एक वर्ग है खरीदने वाला, जैसे आप देखिए BMW, देयर आर सो मेनी कार्स इन द मार्केट, सो मेनी कार्स। अब कंपटीशन कहाँ है? ज्यादा कंपटीशन यहाँ कहाँ है? तो टाटा की गाड़ी में, मारुति में, महिंद्रा, इसमें ज्यादा कंपटीशन आप पाएंगे। लेकिन BMW वहीं पर अगर आ जाए तो BMW का इनसे कंपटीशन नहीं है। BMW का कंपटीशन इनसे नहीं है, वो एक अलग सेगमेंट है, उसके खरीदार अलग हैं, उसका जो बायर है वो डिफरेंट बायर है। गाड़ियां बहुत सारी हैं, गाड़ियां बहुत सारी मौजूद है, लेकिन BMW का कंपटीशन इनसे नहीं है। सो दिस इज इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। वहां पर नंबर ऑफ सेलर्स बहुत हैं, लेकिन कोई ब्रांड है उसका एक अलग महत्व है। दूसरा है ओलिगोपॉली। मोनोपोली का ही एक और रूप है ये ओलिगोपॉली, जहां सेलर कम है नंबर में, सेलर कम है नंबर में, सेलर नंबर में कम है। ओलिगोपॉली, OLIGOPOLY। और तीसरी स्थिति है डिओपॉली, DUOPOLY, DUOPOLY, डिओपॉली, जहां दो ही सेलर हैं, दो ही लोगों में कंपटीशन है, दो ही लोगों में कंपटीशन है। अब ये जो कंपटीशन है ये इनपरफेक्ट कंपटीशन माना जाता है। इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में इम्परफेक्ट कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जहां है वहां तो है ही इम्परफेक्ट कंपटीशन। जहां थोड़ा ओलिगोपॉली समझाइए। ओलिगोपॉली है, माने सेलर्स कम है नंबर में, कम ही हैं जो सेलर हैं। जैसे गाड़ियां बनाने वाली जो कंपनियां हैं, आप देख लीजिए पूरे हिंदुस्तान में जो गाड़ियां बनाने वाली, कार बनाने वाली कंपनी है, बहुत कम है, बहुत ज्यादा नहीं है, कम है। मतलब आप उंगली पर गिन सकते हैं कि कितने हैं। तो ये ओलिगोपॉली स्थिति है। और जहां दो ही लोग बनाते हैं, दो ही कंपनी या फर्म या, तो वो डुओपॉली कहलाती है। तो परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली के बीच ये है कि इस तरह की जब सिचुएशन होती है, इस तरह की जब सिचुएशन होती है तो इसको कहते हैं। और ये जो दो बुक मैंने आपको बताया, इसमें बहुत डिटेल में उन्होंने कहा कि जो इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। कई बार ये होता है कि दो लोग हैं बाजार में, वो तय कर लेते हैं कि अच्छा भैया सुनो,
हम लोग मिल के एक प्राइस तय कर लेते हैं, जो प्राइस तुम रखोगे उसी के आसपास प्राइस मैं भी रखूंगा। ऐसा मत करना कि तुम बहुत ज्यादा रख लेना, ये मैंने तुम बहुत कम रख लेना तो मेरी गाड़ी फिर नहीं बिकेगी या मेरा माल नहीं बिकेगा। तो जहां इम्परफेक्ट इस तरह का कंपटीशन है, उसमें कई बार आपस में बातचीत करके भी वो प्राइस को तय करते हैं कि मार्केट में प्राइस। वो एक दूसरे से एग्री क्यों करेंगे? एग्री इसलिए करते हैं कि जैसे प्राइस वॉर छिड़ जाएगा। जैसे मान लीजिए एक गाड़ी कंपनी ने कम कीमत अपनी कर दी, काफी कम कर दी, तो उसकी गाड़ी ज्यादा बिकने लगेगी, दूसरे की गाड़ी कम बिकेगी। वो क्या करेगा, उसको भी मजबूरन प्राइस अपना कम करना पड़ेगा, क्योंकि उसी लेवल पर आना पड़ेगा। अब उस लेवल पर जब वो आएगा तो दोनों को नुकसान होगा, उसको भी नुकसान होगा, इसको भी नुकसान होगा, या कह सकते हैं कि मुनाफा दोनों का कम हो जाएगा। सर ऐसा भी होता है कि उनको रेट बढ़ाना होता है, तो वो क्या करते हैं कि मतलब ऐसे प्रोडक्ट का रेट बढ़ाना रहता है तो वो आपस में मिल जाते हैं ताकि वो मतलब भी होता रेट है। बढ़ा दे। यस, रेट बढ़ाओ भाई, दोनों मिलके चलो रेट बढ़ाते हैं, या हम 4 हैं तो चारों मिलके रेट को फिक्स करते हैं कि कितना रेट बढ़ाया जाए। ये जो है ये सहमति इसलिए बनाते हैं जिससे कि उनका जो प्रॉफिट का मार्जिन है वो बना रहे, और ऐसा नहीं हो कि आपस में ही लड़ाई हो जाए दोनों में। तो दोनों में आपस में लड़ाई होगी तो दोनों का नुकसान होगा, बायर को फायदा होगा, खरीदार को फायदा होगा। तो ये इम्परफेक्ट कंपटीशन, ये परफेक्ट कंपटीशन नहीं है, ये इम्परफेक्ट कंपटीशन है। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जहां पे परफेक्ट कंपटीशन होता है। परफेक्ट कंपटीशन इस तरह से होता है कि मार्केट पर बायर पर छोड़ देते हैं वो, और बहुत सारी कंपनियां बना रही हैं। वैसे में आपस में ये बड़ा मुश्किल होता है तय करना कि भाई हम कैसे तय करें। वो सिर्फ देखते रहते हैं बाजार को कि बाजार किधर जा रहा है, और उसी हिसाब से वो प्राइस अपनी तय करते हैं। ठीक है, ठीक है। यस सर। और जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन अभी जो हम लोगों ने बात की, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में उसमें एक आप अगर समझ चुके हैं तो मैं उसको दोहराऊं नहीं, क्योंकि समय हमारा फिर समय भी अब कम है हम लोगों के पास। अगर समझ गए हैं तो फिर मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। अब इसके बाद आइए, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स एंड बायर्स। बहुत सारे फर्म हैं, बहुत सारे बायर हैं, वहां पर कंपटीशन दूसरे तरह का होगा, यानी वो कंपटीशन ज्यादा होगा वहां, क्योंकि बहुत सारे बनाने वाले हैं, बहुत सारे खरीदने वाले हैं, तो वहां दूसरा होगा। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जब होगा, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट होंगे, तो उसमें भी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है। लेकिन वो जो होता है वो इसलिए होता है कि अलग अलग तरह के प्रोडक्ट हैं, बहुत क्लोज नहीं है वो, और कोई बताता है हमारी विशेषता ये है, कोई बताता है हमारी विशेषता ये है। तो जो जिसकी विशेषता होती है उस तरह से लोग खरीदते हैं। एक है इम्परफेक्ट नॉलेज, यानी कई बार आपको नॉलेज नहीं होता है, कम ज्ञान होता है किसी चीज के बारे में। ऐसे में विज्ञापन के जरिए आपको जो समझाया जाता है कि हमारी विशेषता ये है, तो उस विशेषता को देख के आप उस पर जाते हैं कि ठीक है ऐसा ही होगा जैसा बताया जा रहा है। बिकॉज यू डू नॉट नो मच अबाउट एंड यू कैन नॉट गो इनटू द रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट प्रोडक्ट। तो ऐसे में कई बार क्या होता है कि इम्परफेक्ट नॉलेज की वजह से जो प्राइस है वो प्राइस अपने हिसाब से वो तय करते हैं और रख लेते हैं। ये जो है ये मोनोपोली है, और मोनोपोली किसी को मार्केट में जो मोनोपोली होती है वो यही होती है। ठीक है।
ये मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन है। एक सिचुएशन है जो फ्री मार्केट है और खूब कंपटीशन है, परफेक्ट कंपटीशन है। वहां प्रोडक्ट बहुत हैं, जैसे तेल का मार्केट, एडिबल ऑयल का मार्केट मैंने बताया, चाय का मार्केट बताया, चाय जो है वो, या फिर कपड़े का मार्केट है, जूतों का मार्केट है। अब इन सबों में आप देखेंगे कि कंपटीशन डिफरेंट टाइप का होता है और वो कॉम्पिटिटिव मार्केट है, इसीलिए प्राइस भी जब कॉम्पिटिटिव मार्केट होगा तो बायर को फायदा होता है, इसलिए कि हर कोई ये तय नहीं कर पाता है मिल बैठ के कि हमें कितनी प्राइस रखनी है। तो हमेशा वहां पर जब परफेक्ट कंपटीशन होगा तो बायर को फायदा होता है। अब देखिए, एक सिचुएशन होती है कि परफेक्ट कंपटीशन है और सप्लाई भी परफेक्ट है, तो उसमें बायर को सबसे ज्यादा फायदा होता है। एनीवे, कोई क्वेश्चन आप लोगों का? एनी क्वेश्चन? वीडियो कुछ लोगों ने ऑफ कर रखा है क्या? तो हिमांशु, कोई सवाल? कहीं कुछ समझ में नहीं आया हो या? सर अभी तक तो क्लियर है। मोनोपोली सर आपने समझ जो गए? सर एक चीज पूछना था। हाँ बताओ। कि आपने थोड़ी देर पहले जब बताया था कि जो बायर्स मार्केट होता है और जो सेलर्स मार्केट होता है, हाँ, उसको लेकर आपने जो बताया था कि सेलर्स मार्केट वो होता है जहाँ पर सेलर डिसाइड करता है कि क्या प्राइस रहेगा या फिर हमें किस तरीके से। तुम जरा माइक को पास में ले आओ, आवाज तुम्हारी ठीक से नहीं आ रही है। माइक को पास में ले आओ, मुंह के पास ले आओ माइक को। सर ईयरफोन नहीं ले रखा। मैं ये पूछ रहा था, हाँ, हेलो, मैं ये पूछ रहा था ना सर कि जो सेलर मार्केट होता है वो सेलर उसमें डिसाइड करता है ना कि प्राइस क्या रहेगा हाँ, प्रोडक्ट का। बिल्कुल तो बिल्कुल। मतलब वो अच्छा, और बायर्स में बायर्स डिसाइड करता है। सेलर डिसाइड करता है, मतलब बायर बहुत है मार्केट में और उपलब्धता उतनी नहीं है जितने बायर्स हैं, उपलब्धता थोड़ी कम है। या और सर, हाँ सर एक क्वेश्चन और मेरा आपने भी है। बायर्स का बताया था, बायर्स मार्केट, तो उस मैं एक मिनट बस पूछ लेता हूँ। मैं ये कह रहा था कि जो बायर्स मार्केट है उसमें कहीं ना कहीं जब सेलर्स बहुत ज्यादा होते हैं तभी तो बायर्स डिसाइड करता है ना कि हमें सामान लेना है इसके यहाँ या नहीं लेना है, हाँ, और वो रेट तय बिल्कुल करता है। बिल्कुल। बायर्स मार्केट है कि क्योंकि सामान बहुत ज्यादा पड़ा हुआ सेलर्स है, होते हैं। बहुत सारे सेलर्स हैं और बहुत सप्लाई भी है। अब उसमें उसके पास बायर ऑप्शन के होता है। पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और बायर कहता है नहीं नहीं तुमसे नहीं लूंगा जी, उससे ले लूंगा, चलो तुम बहुत दाम लगा रहे हो। तो अब उसमें वो बायर्स मार्केट होता है, वहां पर बायर ये डिसाइड करता है कि कहाँ लेना है, किस तरह से लेना है, और जहां हमें कम मिलेगा तो सेलर को। सर इसमें प्राइस अप डाउन भी होता है? प्राइस होता ही है, प्राइस पर बहुत इफेक्ट। आप देखिए अभी रियल्टी मार्केट, मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि जो मकान का, फ्लैट का, जमीन की कीमतें जो पहले चल रही थी, आज कीमतें बहुत कम हो गई। और उसका मुख्य कारण ये है कि सेलर्स मार्केट नहीं है, और इसलिए कि इतनी उपलब्धता है कि बायर अभी फ्री है। अब मान लीजिए कि बायर 50 हैं और 100 उपलब्ध है, तो वहां अट्रैक्ट करने के लिए सेलर प्राइस कम करेगा ही करेगा कि भैया आ जाओ हमसे ले लो, हम कम, क्योंकि अपने मुनाफे में से वो कम कर देगा, नहीं तो बिकेगा ही नहीं, वो पड़ा रखेगा। ठीक है, अब आइए हम लोग दूसरे टॉपिक पर। कोई और सवाल हो तो आप सर एक पूछें, नहीं तो क्वेश्चन मेरा भी था सर। हाँ, सर मार्केट में मोनोपोली कैसे बनाया जाता है सर? मार्केट में मोनोपोली बनाया बन तभी सकता है जबकि आपका जो प्रोडक्ट हो जो वो यूनिक प्रोडक्ट हो, जो उसको दूसरे नहीं बना रहे हैं। अब ये है कि सर आइडिया, कोई एग्जांपल इसका सर? एग्जाम्पल जैसे बनाने में, अब जैसे देखिए कोई एक कंपनी आई और सबसे पहले कोई एक चीज लेके आई जिसमें, अब जैसे देखिए मैं आपको बताता हूँ,
एक जमाने में जब बिस्लरी अपना वो लेके आया था, पानी की बोतल लेके आया था और उसने बेचना शुरू किया था, तो बिस्लरी की मोनोपोली थी। बिस्लरी was only that product was in the market, और वो जैसे चाह रहा था वैसे अपनी प्राइस तय कर रहा था। जब उसकी डिमांड बढ़ गई काफी, तो उसने प्राइस अपना काफी बढ़ा दिया था। लेकिन जब दूसरों को दिखाई दिया कि अरे यहाँ तो बहुत पैसा है, कमाया जा सकता है, पहले तो लोगों को लगता था कि पानी बिकेगा क्या, हिंदुस्तान में क्या पानी बिक सकता है, जहां पानी पाड़े वाली प्रथा है, जहां रेलवे स्टेशन पर सड़क के किनारे लोग घड़ा लेके और पानी पिलाने को धर्म समझते हैं, वहां पानी कैसे बिकेगा। तो लेकिन वो अपना आइडिया लेके आया कि हाँ पानी बिकेगा, बेच सकते हैं, क्योंकि विदेशों में हमने देखा है बेचते हुए। बिस्लरी आया सबसे पहले, और जब बिस्लरी आई तो बिस्लरी अपना प्रोडक्ट लेके मार्केट में आई और बिस्लरी बिकने लगा। जब डिमांड क्रिएट हुई तो उसने पैसा बढ़ा दिया, उसकी मोनोपोली थी उस समय। बाद में बहुत सारी कंपनी को लगा कि अरे यहाँ तो पैसा है, तो वो भी आ गए मार्केट में, और जब आ गए तो इतना कंपटीशन हो गया कि अब वो जो बोतल बिस्लरी आज 30 रुपए में बेचती या 25 रुपए में बेचती है, उसको भी वो 10 या 15 रुपए में इसलिए बेचना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारे मार्केट में वो है। अब कई बार है कि उसी कैटेगरी में आप यूनिक कोई चीज लेके आए, यूनिक चीज लेके, तो आप उसकी अपने हिसाब से प्राइस तय कर सकते हैं, अपने हिसाब से प्राइस तय। टेलीकॉम सर, जैसे टेलीकॉम कंपनी थी तो उसमें पहले नेट चार्ज, जो नेट का रिचार्ज होता था वो महंगा होता था, लेकिन जब से जियो आया तब से वो फ्री वाला सिस्टम आ गया। पहले 1 मंथ का रिचार्ज कराते थे, अब आज 1 ईयर तक का हो सकता है उससे। तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि जो डिपेंड ये भी करता है कि अगर हम कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो उस पर हमारे जो कस्टमर है वो हमारे कितने हैं। हाँ ठीक बात है, ठीक बात है। और उसमें जब कोई आता है लेके, जियो क्या, हम उसके पहले अगर चलें, मोबाइल फोन में आउटगोइंग 10 रुपया प्रति मिनट था, और इनकमिंग के पैसे भी 5 रुपए लगते थे एक जमाने में जब मोबाइल प्रोवाइडर कम थे। बाद में जब मतलब मोबाइल की सेवा, मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर, बाद में जब कंपटीशन बढ़ने लगा तो धीरे धीरे कीमतें कम होने लगी, और जियो ने प्राइस वॉर छेड़ दिया। उसके कारण आप देखिए एयरटेल का मुनाफा कम हो गया है, वोडाफोन के सामने संकट पैदा हो गया है कि सर एक बार यूनिनॉर भी आया था सर। हाँ यूनिनॉर भी आया था, यस यूनिनॉर, लेकिन वो टिक नहीं सका यहाँ, वो यहाँ टिक नहीं सका है सर। वो इसमें सर सेलर ने वो कंपटीशन बढ़ा दिया फ्री वाला, जैसे कि जो कम प्राइस में और जो है ज्यादा अच्छे तरीके से जो है कॉलिंग कर सकें लोग। तो ये भी एक सेलर ने अपने डिमांड के हिसाब से उसको लॉन्च किया। हाँ तब परफेक्ट कंपटीशन हो जाएगा, फिर परफेक्ट कंपटीशन हो जाएगा जब बहुत सारे मार्केट में आ जाएंगे। और प्राइस वार में अगर कोई चला जाए तो बायर को और फायदा होता है, जैसे जियो ने बायर को फायदा करवा दी। बाकी कंपनियां भी उसी के हिसाब से उन्होंने अपना टैरिफ तय करना शुरू कर दिया जी, वो लो प्राइस हो गया फिर उसमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मोनोपोली नहीं रही। एक जमाने में मोबाइल की 2 ही प्रोवाइडर थे, सर्विस प्रोवाइडर, और मोनोपोली उनकी थी, 10 रुपए आउटगोइंग, 5 रुपया इनकमिंग मिनट का। आइए अब हम लोग बात करते हैं इन्फ्लेशन, ठीक है। इन्फ्लेशन आप समझते हैं, इन्फ्लेशन क्या है? महंगाई, राइट। मतलब कि a situation of rising prices in the economy. When prices rise in the economy, then that is called inflation. यानी महंगाई, जिसके लिए सही शब्द है हिंदी में मुद्रास्फीति। मतलब इन्फ्लेशन महंगाई को डिनोट तो करता है, रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ठीक महंगाई वो सिर्फ महंगाई नहीं है, उसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब आपने जो मुद्रास्फीति,
मुद्रास्फीति, हिंदी में उसको मुद्रास्फीति कहते हैं इन्फ्लेशन को। महंगाई तो चालू भाषा में कहते हैं, लेकिन जो सही शब्द हिंदी का उसका पैरेलल शब्द है वो है मुद्रास्फीति। स्फीति का मतलब होता है ज्यादा होना, यानी मनी ज्यादा आ गया मार्केट में, इस वजह से इन्फ्लेशन की स्थिति आ गई और उसके कारण महंगाई बढ़ती है। तो इन्फ्लेशन जो है वो ज्यादा मुद्रा का हो जाना होता है, लोगों के पास पैसे की अवेलेबिलिटी जब बढ़ती है तो उसको इन्फ्लेशन कहते हैं, और वो प्राइस राइज के लिए जिम्मेदार है, यानी कीमत बढ़ाने के लिए वो जिम्मेदार है। ठीक है। अब इन्फ्लेशन का मतलब है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ेगा। अगर मुद्रास्फीति बढ़ेगी यानी प्राइस बढ़ेगी तो आपके जीवन यापन का खर्च बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ेगी। जीवन यापन जितने में पहले आपका हो रहा था, आपका काम पहले अगर 5,000 रुपए में चल रहा था तो अब 5,000 में नहीं चलेगा, वो 7,000 में चलेगा, 8,000 में चलेगा। आप उतनी ही चीज को खरीदने के लिए, उसी रहन सहन के लिए आपको ज्यादा पैसे अब खर्च करने पड़ेंगे, यानी आपकी जो रियल इनकम है वो कम हो गई। पहले मान लीजिए आपको 20,000 रुपया महीना तनख्वाह मिलती थी, 20,000 रुपए में आपका जो कॉस्ट ऑफ लिविंग था वो 15,000 रुपए था। अब जब महंगाई बढ़ गई यानी इन्फ्लेशन बढ़ा तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो 15,000 अब नहीं रह गई, अब 20,000 हो गई। यानी रियल इनकम जो थी, जो 5,000 आप बचा ले रहे थे वो अब नहीं बचा पा रहे हैं, यानी रियल इनकम आपकी कम हो गई। तो इन्फ्लेशन जब आता है तो रियल इनकम कम हो जाती है आपकी, माने पैसा उतना ही मिल रहा है, 20,000 आपको मिल रहा है, लेकिन क्योंकि खर्च आपका बढ़ गया इसलिए रियल इनकम आपकी कम हो गई। अब देखिए 3 तरह का है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन 3 तरह के होते हैं, 3 टाइप है इन्फ्लेशन का। पहला है, आप लिखते जाए, 3 टाइप, 3 टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। फर्स्ट टाइप इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड पुल, PULL, पुल इन्फ्लेशन। तो जो डिमांड है वो मार्केट में बढ़ रही है, डिमांड बढ़े सर्विस और तब महंगाई बढ़ेगी। हाँ, सर्विस और प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है फास्टर देन द प्रोडक्शन कैपेसिटी। जितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी है उससे ज्यादा डिमांड मार्केट में बढ़ रही है। मतलब प्रोडक्शन कैपेसिटी अगर किसी की है 1,000 यूनिट, या सब मिला के मान लीजिए 1 करोड़ यूनिट है प्रोडक्शन कैपेसिटी, लेकिन मार्केट में डिमांड 1.5 करोड़ की हो गई तो प्राइस बढ़ेगी। आप देखते होंगे प्याज की उपज खराब हो गई नासिक में, जी सर, लेकिन डिमांड प्याज की उतनी ही है मार्केट में, तो प्याज की कीमत बढ़। आप देखेंगे एक समय हर बार होता है ये कि प्याज 50 रुपए, 60 रुपए, 100 रुपए, 110 रुपए तक चला जाता है। क्यों? कि प्रोडक्शन कम है, उस समय अवेलेबिलिटी कम है, लेकिन डिमांड बनी हुई है। तो इसको कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। महंगाई क्यों बढ़ रही है? क्योंकि डिमांड बढ़ गई प्रोडक्शन के मुकाबले। सर कभी कभी जैसे आलू जो होता है उसकी जो है उत्पादन उसका ज्यादा हो जाता है, लेकिन वो भी फिर बाद में फेंकना पड़ता है। हाँ, फेंकना इसलिए पड़ रहा है कि किसान को वो कीमत नहीं मिल रही है। उसको अगर वो ट्रैक्टर में लेके या ट्रक में भर के वो अगर पहुंचाएगा वहां तक जहां उसका बिकेगा, तो उतनी कॉस्ट पड़ जाएगी जितनी कॉस्ट में बिकेगा। मतलब वहां जाके वो बेचेगा भी तो जो वहां तक पहुंचाने का, मंडी तक पहुंचाने का या बाजार समिति तक पहुंचाने का जो कॉस्ट है उसके बराबर कॉस्ट पड़ गया उसका, और उतना ही पैसा उसको मिल रहा है। 1 रुपया प्रति किलो वहां भाव मिल रहा है, और वो ट्रैक्टर या ट्रक से ले जाएगा तो जितना पेट्रोल में कॉस्ट लगेगा वहां पहुंचाने का या भाड़ा लगेगा,
उतना ही पैसा उसको मिल रहा है, तो वहां बेच के वो करेगा क्या? इसलिए वो फेंक देता है सड़क पर कि लो नहीं बेचना है, क्योंकि 1 रुपया मिलेगा और 1 रुपया हमारा खर्च हो जाएगा वहां तक पहुंचाने का। तो सर लेकिन इसमें सर इक्वल डिमांड तो रहेगी डिस्ट्रीब्यूशन ना। सिस्टम क्यों नहीं, नहीं फॉलो डिमांड करते हैं है सर? लेकिन उसको पैसा सर नहीं मिल रहा है उतना, उसको मिल सर नहीं रहा है। और डिमांड सर डिमांड तो है उतना ही, लेकिन प्रोडक्शन बहुत हो गया है ना, जी प्रोडक्शन बहुत हो गया है, सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए तो सर कीमत कम उसके हो लिए गई। हमें स्टोर हाउसेस क्यों नहीं बनाए जाते सर? ये सरकार की नीतियां होनी चाहिए कि वो इसलिए तो वेयर है, हाउसेस लेकिन स्टोर हाउसेस। वो भी फुल हो जाता है, कोल्ड स्टोरेज भी फुल हो जाता है। तो सर वो फुल डिस्ट्रीब्यूशन और नहीं करते हैं सर, स्पेशली कोल्ड होता है। स्टोरेज का जो किराया देना पड़ेगा और उसके बाद भी जो कीमत मिलेगी, वो लगता है किसान को कि वो बराबर हो जाएगी, इसलिए वो सोचता है कि चलो इसको खत्म ही करो, कोई फायदा नहीं है, इसीलिए वो फेंक देते हैं, टमाटर फेंक देते हैं, आलू फेंक देते हैं। ऐसी पिछले साल सिचुएशन आती है कई बार पिछले आती साल तो है। सर पिछले साल तो प्याजें भी बहुत फेंकी गई थी सर ना, मतलब सब प्रोटेस्ट हुआ था, प्याजों को लोग मंडियों से उठा उठा के मतलब न्यायालय के सामने फेंक रहे थे, हाँ हक नहीं बिल्कुल मिला था इनके बिल्कुल, प्याज के हक वो का। सिचुएशन उसी के कारण आती है कि सर ले कभी जाके और जितना पैसा मिलेगा उतना पैसा में तो माल बेच के वो करेंगे क्या, जब 2 पैसे उसको मिलेंगे नहीं तो बेच के तो फेंक देते हैं। ऐसी आती है तो सर जैसे स्थिति आपने एक बोला, सवाल और सर मैं पूछना चाह रहा था। सर जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है वो उसका उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है, लेकिन फिर भी उसको कीमत नहीं दी जा रही। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो प्रोडक्शन है जो प्रोडक्ट है उसका उत्पादन जो है वो कम होता है, तो उसकी महंगाई बढ़ती है। हाँ, कम होगा उत्पादन तो महंगाई तो बढ़ेगी, डिमांड अगर है मार्केट में तो बढ़ेगी। और ज्यादा होगा फिर भी वो महंगा होगा, ऐसा क्यों? वो ज्यादा अगर होता है, महंगा अगर होता है तो उसके 2-3 कारण है। एक कारण होर्डिंग होता है कि व्यापारी, बीच का जो व्यापारी है वो क्या जी करता है कि सोचता है कि वो देखता है कि आगे हमको क्या मिल सकता है, तो अपने गोदाम में उसको जमा करके रख लेता है। अगर पेरिशेबल गुड नहीं है, अगर खराब होने वाला माल नहीं है, तो उसको अपने पास रोक के रख लेता है। और वैसी स्थिति में वो बाजार को कंट्रोल करता है, यानी महंगाई को वो बढ़ाता है। और इसीलिए आप देखेंगे कि सरकार कभी कभी छापामारी का कार्यक्रम करती है कि हाँ भाई कोई होर्ड नहीं करेगा, इससे ज्यादा कोई रख नहीं सकता है, क्योंकि व्यापारी कभी कभी ऐसा करके, होर्डिंग करके यानी जमाखोरी करके और जी। उसको कंट्रोल करते हैं, प्राइस बढ़ा देते हैं मार्केट में। तो इसमें ठीक से है, जो डिमांड पुल जो आप बता रहे हैं अभी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, तो ये उसी में आएगा फिर? नहीं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन है कि डिमांड मार्केट में ज्यादा है लेकिन प्रोडक्शन कम है। वो जो प्रोडक्शन। होर्डिंग वाली है वो सिचुएशन एक अलग है, उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। वो एक अलग सिचुएशन है कि कोई कंट्रोल करके और उसकी डिमांड जबरदस्ती बढ़ा रहा है। जैसे डालडा मार्केट में उपलब्ध रहता था पहले भी, लेकिन वो व्यापारी क्या करते थे, रिटेलर क्या करता था या होलसेलर अपने पास रोक लेता था उसको कि चलो 2 महीने बाद बेचेंगे, जब दिवाली का मौका होगा तो हमें 20 रुपए 30 रुपए प्रति डब्बा ज्यादा मिलेगा। तो वो एक अलग सिचुएशन है, वो होर्डिंग की सिचुएशन एक अलग है।